नमस्कार दोस्तों। और अपनी वाली को सुंघाते हो लगाकर सेंट, हम पढ़ेंगे आवर इन्वायरमेंट। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हो क्लास 10th का एक साइंस का चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इससे कुछ नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए इसको हमें पढ़ना जरूरी है भाई। और आवर इन्वायरमेंट से आसान कोई चैप्टर नहीं है क्लास 10th में। अब ये आवर इन्वायरमेंट में ऐसा आपको एक को चीज़ नहीं होगा ना जो आपको आता हो, मतलब जो आपको नहीं आता हो। इसमें जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो सब आप क्लास 6, 7, 8, 9 में ये सब आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब भाई बोर्ड एग्जाम में आ रहे हो तो एक बार पढ़ना जरूरी है। तो समझते हैं आवर इन्वायरमेंट चैप्टर को। देखिए इसके नाम से शुरू करते हैं। इसके नाम में आ रहा है इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। वातावरण यानी कि आपके चारों तरफ जो आपका वातावरण है वही इन्वायरमेंट है। चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा वातावरण। तो हमारा वातावरण जो है इसी के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आप देखोगे आपके दोस्तों पूछते हैं ना, अरे यार तुम्हारे घर गली कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा वातावरण है, तो आप बताते हो यार बह गोबर रहता है हमारे घर का, ये बगलिया बह माँ की भिन भिनाती। तो यानी कि आपके घर के आरे बगल थोड़ा ख़राब इन्वायरमेंट रहता है। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए इन्वायरमेंट में सबसे पहले आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है? देखिए ये जो इन्वायरमेंट है ना, इसी को इकोसिस्टम भी कहा जाता है। हल्का सा डिफरेंस होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए इकोसिस्टम का मतलब ये होता है जो आपके चारों तरफ वातावरण ही आपका इकोसिस्टम है। और जैसे कि अगर आप तालाब को ले लोगे, तालाब में कई सारी मछली आ जाती हैं, कई सारे कीड़े आ जाते हैं, कई सारे कीड़े भी आ जाते हैं, कई सारे केचुआ खुचुही, मतलब मजे जीव उस केवल एक तालाब के अंदर बसे रहते हैं। और वो जीव जो रहते हैं वो चाहे तो उसी तालाब के अंदर अपना मरे जिए कुछ भी, मतलब अपने वो बच्चे पैदा करें, उन लोग को कोई बाहर से लेना देना नहीं। यानी कि उस तालाब के अंदर वो आराम से मस्त रह सकते हैं, तो उन लोग को बाहर से कोई लेना देना नहीं। यानी कि तालाब के अंदर भी एक इकोसिस्टम बसा हुआ है। इकोसिस्टम क्या होता है जान गए अब आप? हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है ये हमारा इकोसिस्टम है। अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए इकोसिस्टम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एरिया टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम। यानी कि लिविंग थिंग, यानी कि हम लोग नॉन लिविंग थिंग जो रहते हैं यही सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। सिंपल सी बात है। अब इकोसिस्टम में दो चीज़ आ जाता है, एक है बायोटिक कंपोनेंट, एक है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग, नॉन बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। सिंपल सी बात है। अब देखिए जो इकोसिस्टम होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाता है जैसे पॉन्ड, जो कि मैंने बताया कि तालाब के अंदर भी एक क्या है इकोसिस्टम बसा हुआ है। गार्डन के अंदर भी एक इकोसिस्टम बसा हुआ है। गार्डन का अगर आप ज़मीन उमीन देख लोगे तो उसके अंदर भी एक इकोसिस्टम है। कैसा? जैसे कि उसके अंदर भी कई कीड़े होंगे, जैसे चींटी हो गई, केचुआ हो गया, कीड़े हो गए, तो उन लोग के लिए बाहर से उन लोग को लगभग कोई लेना देना नहीं। वो चाहे तो अपना पूरी ज़िंदगी उसी मट्टी के अंदर बिता दें, तो वो क्या है उन लोग के लिए गार्डन के अंदर भी एक इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट हो गया ये भी एक इकोसिस्टम है। रिवर में भी एक इकोसिस्टम है, और भी इसी तरीके से जितने चीज़ें वहाँ सब इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब है जैसे जो मैन मेड हो इकोसिस्टम, जैसे एक्वेरियम हो गया, जैसे कि आप जहाँ मछली उछली जमन घर और हम लगाए रहते हैं काज में बंद करके, वो भी उसके अंदर भी एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात आती है यह जो इकोसिस्टम में रहने वाले जीव हैं उनको हम खाने के बेस पर कैसे इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है कि जो खाने को प्रोड्यूस करते हो, खुद से बनाते हो, उन्हीं को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी कि प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, या अपना खाना खुद से बना सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हो ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन प्लांट जनबे करते हो और ब्लू ग्रीन एल्गी को जनबे करते हो, ये दोनों भैया फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब बात आती है कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर का मतलब ये होता है जो फूड को कंज्यूम करता हो, यानी कि ये खाना बनाता नहीं है, ये दूसरे से खाना लेता है। यानी कि कंज्यूमर डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं खाने पीने के लिए।
एग्जाम्पल के लिए एनिमल आ गया, जैसे कि हम लोग हैं भैया, हम लोग अपना खाना थोड़ी ना बनाते हैं कि हमारे मुड़वा पे एक ठो स्टोमेटा खाना बना लेंगे, इस तरीके से कुछ नहीं है। हम लोग खाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, पेड़ पौधे पर डिपेंड रहेंगे, मुर्गा और्गा पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि इस तरीके से हम लोग खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। और इसी कंज्यूमर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक आता है हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, तीसरा ओमनीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब ये होता है एनिमल दैट ओनली ईट प्लांट, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि खाली पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। जैसे जेब्रा घोड़ा ओड़ा आ गया, गोट आ गया, यानी कि बकरा वकरा, बकरी वकरी आ गया, ये काऊ यानी कि गाय आ गया, बरधा आ गया, ये सब क्या है, हर्बीवोरस है। कार्निवोरस ऐसे होते हैं जो कि केवल मीट खाते हैं, यानी कि जो मांस खाते हैं केवल, जैसे लोयन हो गया, टाइगर हो गया। ओमनीवोरस जो ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, मीटो खाएंगे और प्लांटो खाएंगे, यानी कि एनिमल दैट ईट बोथ फूड एंड मीट, यानी कि जो दोनों मिले, दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट भी खाएं और ये मीट भी खाएं। जैसे मैन आ गया भैया, हम लोग मुर्गा भी खाएंगे, पेड़ पौधा भी खाते हैं, घास फूस भी, मतलब इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मीट भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। क्रो हो गया, ये खनवो खाएगा, मांसो उनसो खा लेता है। डॉग हो गया, कुकुर जानबे करते हैं, ईटीसी। इस तरीके से ओमनीवोरस में कई आ जाते हैं। तो अब आप ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये लोग हम लोग चौथी पाँचवीं में पढ़े थे, तो बस चैप्टर में दिए गए इसलिए देख ले रहे हैं। अब देखिए, अब बात आती है डिकम्पोजर क्या होता है। डिकम्पोजर का मतलब ये होता है जो खाने को डिकम्पोज कर दे, यानी कि जैसे कि आप कहीं देखे होंगे, कहीं जानवर मरा पड़ा है तो वो कुछ दिन बाद गंधाने लगता बहुत तेज, और उसके बाद गंधाने के बाद धीरे धीरे उसका मांस गायब हो जाता है, कुछ दिन बाद केवल उसकी हड्डी बची रहती है। तो उसका मंसवा गया कहाँ? तो उसका मंसवा खा लेते हैं ये डिकम्पोजर। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई मरा या तो सड़ा गला चीज़ है, उसको ख़त्म कर देना, उसी जो ऑर्गेनिज्म उसको ख़त्म कर देते हैं, उसी को हम डिकम्पोजर कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया ही जो मरे गले चीज़ रहते हैं उन्हीं को खाकर ख़त्म करते हैं। अब आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर ये तीनों समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि ये फूड चेन क्या होता है। फूड चेन का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफ़र करना, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने मुर्गा रखा है, अब उस मुर्गा से आपको एनर्जी पानी है तो कैसे पाओगे? उसको खा कर पाओगे। तो मुर्गा से आपको एनर्जी मिली तो उसी क्या कहते हैं, फूड चेन ये एक बन गया। इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनिज्म थ्रू विच न्यूट्रिशन एंड एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म ईट एन अदर, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और उसके अंदर उसकी न्यूट्रिशन और एनर्जी आ जाती है, यही एक फूड चेन बनाता है। उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए प्लांट है, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है, ये मैंने शुरू में भी बताया। तो प्लांट को खा लेता है ग्रैप्सहोपर। ग्रैप्सहोपर क्या है? ग्रैप्सहोपर टिड्डक कहते हैं, इसको गाँव में सोग्गा कहा जाता है। तो जो ग्रैप्सहोपर है, ग्रैप्सहोपर के अंदर आ जाएगी प्लांट की एनर्जी। अब जो ग्रैप्सहोपर है उसको खा लेगा फ्रॉग, यानी कि मेघा, तो मेघवा के अंदर ग्रैप्सहोपर की एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनर्जी और न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि ग्रैप्सहोपर की एनर्जी चली जाएगी अब फ्रॉग के अंदर। अब फ्रॉग यानी कि मेघवक खा लेगा स्नेक, अब स्नेक के अंदर आ जाएगी फ्रॉग की एनर्जी, यानी कि इसका न्यूट्रिशन उसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन और एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, यही एक फूड चेन बनाता है। और आप जानते भी होंगे कि जो यानी कि स्नेक यानी कि जो किरवा होता है वो खाली मेघवक तो खाता नहीं है, कई चीज़ खाता है। हम लोग भी भैया कई चीज़ खाते हैं, दाल भात सब्जी रोटी चावल, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पनीर, छोला, कुल चीज़ खाते हैं। स्नेक भी वैसे कई चीज़ खाता है, वो फ्रॉग को खाएगा, मछली को खाएगा, चूहे को खाएगा, कई जानवर को भी खाएगा, कई कीड़े खाता है। तो स्नेक भी कई चीज़ को खाता है। यानी कि अगर जो फूड चेन है उस फूड चेन को अगर हम मिला दें, अच्छे से बना दें, कई फूड चेन को मिला दें तो एक जाले टाइप का बन जाता है, उसी को हम कहते हैं भैया फूड वेब। अब फूड वेब को हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब फूड वेब इज़ मेड अप ऑफ सेवरल इंटरलिंक्ड फूड चेन, यानी कि जो फूड वेब होता है वो बना होता है सेवरल इंटरलिंक्ड फूड चेन, यानी कई सारे फूड चेन को मिला दीजिए तो वो फूड वेब बना लेते हैं। बात करते हैं अब हम ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब ये होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होना, उसी को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, अ वेरियस स्टेप ऑफ फूड चेन एट विच
ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। आपको समझ नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपकी ये बुक में भी फिगर दिया गया, इससे समझिए। देखिए सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था, जो खाना खुद से बनाते हैं, जो खाना प्रोड्यूस करते हैं। खाना कौन प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन प्लांट करते हैं। कैसे करते हैं, तो भैया सूरज की जो सनलाइट आती है उससे करते हैं। अब जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वह सनलाइट केवल 1% लेते हैं। जितनी उनके ऊपर गिरती है सनलाइट ना, उसका केवल 1% लेते हैं और उसी से वो खाना बना लेते हैं, पेड़ पौधे। अब प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, अब प्रोड्यूसर को कोई और खा लेगा, प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, जैसे घोड़ा हो गया, बरधा हो गया, बैल हो गया, गाय हो गया, ये सब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर को खाते हैं। बात आती है सेकेंडरी कंज्यूमर की। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवर को खाते हैं, लेकिन उनको भी कोई दूसरा जानवर खा ले जाता है। जैसे क्या हो गया, जैसे ये मेघा हो गया। मेघवा क्या करेगा, मक्खी उक्खी खाता है। ध्यान से देखिएगा, इसे जिभिया निकालता तुरंत अंदर गटक लेता है। तो ये दूसरे जानवर खाया, लेकिन मेघवा कोई दूसरे जानवर खा लेगा, सांप खा लेगा। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र हो रही है। देखिए पहले प्रोड्यूसर के पास एनर्जी थी, अब क्या होगा, उसको प्राइमरी कंज्यूमर खा लिया प्रोड्यूसर को, तो एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। तो इसी लेवल, जो लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब बात आती है टर्सरी कंज्यूमर क्या होते हैं। टर्सरी कंज्यूमर उन्हें कहा जाता है जो सबके बाप होते हैं मतलब ये सबको खा लें लेकिन इनको कोई नहीं खाता। जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर में आते हैं, जो कि दूसरे जानवर खाएं लेकिन इनको कोई ना खाए। अब आप समझ गए होंगे फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। तो अब हम समझते हैं चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 10% लॉ। तो 10% लॉ कहता क्या है, तो 10% लॉ ये कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो खाली 10% होती है। यही कहता है 10% लॉ। कैसे, ये जान लीजिए। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक तो प्लांट है। अब ये प्लांट किस ट्रॉफिक लेवल का है, तो एकदम निचवा वाले प्रोड्यूसर ट्रॉफिक लेवल का है। तो अब हम मान लेते हैं प्लांट के पास 1000 जूल एनर्जी है। अब इस प्लांट को खा लिया एक डियर ने, यानी कि हिरन ने। अब इस डियर के पास जो एनर्जी जाएगी वो खाली 10% एनर्जी जाएगी, यानी कि 1000 जूल का 10% कितना होता है, तो 1000 का 10% होता है 100। तो जो डियर के पास एनर्जी जाएगी ना, वो खाली 100 जूल एनर्जी जाएगी। यही कहता है 10% लो। अब इस डियर को मान लीजिए खा लिया लॉयन ने। अब लॉयन के पास कितनी एनर्जी जाएगी, तो 10% जाएगी। तो किसको खाया है लॉयन ने, डियर को। तो डियर के पास कितनी एनर्जी है, डियर के पास है 100 जूल एनर्जी है। तो 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% होता है 10 है तो लॉयन के पास जो एनर्जी जाएगी वो खाली 10 जूल एनर्जी जाएगी। तो यही कहता है 10% लॉ। एक लेवल से दूसरे लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो खाली 10% होती है। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर लेवल था, ट्रॉफिक लेवल था, यहाँ पर दूसरा ट्रॉफिक लेवल आया, यहाँ पर दूसरा ट्रॉफिक लेवल आया। तो यहाँ पर 10% ही केवल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। अब आप अच्छे से जान गए होंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और वो आया होगा कि 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो 90% एनर्जी जा कहाँ रही है, तो इसको जान लीजिए। देखिए प्लांट के पास था 1000 जूल एनर्जी। इस 1000 जूल एनर्जी को डियर ने खाया। अब डियर के पास 100 जूल एनर्जी आया, तो 900 जूल एनर्जी कहाँ गया, उसने तो पूरा खाया था। तो जो 900 जूल एनर्जी है ना, उसके डाइजेशन में, उसके रिस्पायरेशन में, और जब लाइटिंग वोटिंग करेगा तो लाइटिंगों करने में जोर मारना पड़ता है ना, और टॉयलेट करने में, तो इन सब में थोड़ा ताकत लगता है, तो वो सारी एनर्जी उन ताकत में चली जाती है। अब आप जान गए होंगे कि सारी एनर्जी 90% एनर्जी कहाँ चली गई, वो सारी यूज हो जाती है भाई, केवल 10% एनर्जी बच जाती है। तो 1000 का 10% 100 जूल होगा, तो डियर के पास कितनी एनर्जी आई, केवल 100 जूल एनर्जी आई, और उसकी जो और जितना 90% एनर्जी था वो सारी यूज हो गई डाइजेशन में। अब मान लीजिए इस 100 जूल एनर्जी को खा लिए लॉयन ने, यानी कि डियर को खा लिए लॉयन ने। अब लॉयन के पास 10% एनर्जी आएगी, तो 100 का 10% 10 होता है, तो लॉयन के पास 10 जूल एनर्जी आएगी। अब आप जान गए होंगे किस तरीके से 10% लॉ काम करता है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे लॉयन के पास सबसे कम एनर्जी है, खाली 10 जूल। इसीलिए दुनिया में जो
टर्सरी कंज्यूमर होते हैं वो दुनिया में सबसे कम पाए जाते हैं। अब लॉयन कितने पाए जाते हैं? दुनिया में कुछ ही हज़ार पाए जाते हैं। वहीं हम बात कर लें प्रोड्यूसर यानी पेड़ ओड़ की, पेड़ ओड़ भैया बहुत पाए जाते हैं। तो प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। वहीं बात कर रहे हैं लॉयन वोयन की यानी कि टर्सरी कंज्यूमर की, वो दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है। तो देखिए बायो अक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने चावल खाया, ठीक है। अब उस चावल को उगाया गया कहाँ? तो खेत में उगाया गया। तो जब उसको चावल को उगाया गया होगा तो उसमें कुछ, उसके पौधे में कुछ भैया पेस्टिसाइड्स डाले गए होंगे, कुछ केमिकल, यूरिया खाद और डाले गए होंगे। तो वो खाद, उस केमिकल और उस पेस्टिसाइड को उस पौधे ने भी लिया होगा और उस पौधे को हमने खाया तो हमारे अंदर भी वो पेस्टिसाइड्स आया होगा, कुछ केमिकल आए होंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मेरे अंदर खूब केमिकल इकट्ठा हो जाएंगे और यही केमिकल इकट्ठा होना एक आदमी के अंदर क्या कहलाता है? बायो अक्यूमुलेशन। इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए भैया इंग्लिश में। बायो अक्यूमुलेशन रिफर्स टू द अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन अ टिश्यू ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि बायो अक्यूमुलेशन ये कहता है कि टॉक्सिक केमिकल इकट्ठा हो आपके टिश्यू में एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, उसी को हम बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं। बात करें बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो बायो मैग्निफिकेशन ये कहता है कि जब एक लेवल वाइज और कंसंट्रेट में यही टॉक्सिक शरीर में आती है, इसको हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब कि यह है, मान लीजिए फूड चेन है, मान लीजिए घास है, ठीक, शुरुआत में घास आई, अब उस घास में कुछ टॉक्सिक मान लीजिए कोनो केमिकल वेमिकल गिरा, अब उस घास को खा लिया बकरे ने, अब उस बकरे के अंदर भी वो केमिकल आया और मान लीजिए बकरे के अंदर कुछ केमिकल पहले से रहा होगा तो उस बकरवो को हमने खा लिया। अब हमारे अंदर क्या हुआ? घसवो केमिकल, बकरवो केमिकल दोनों इकट्ठे आ गया। कहें बकरवा के अंदर तो घास वाला केमिकल आया ही था और बकरवा के अंदर जो केमिकल रहा होगा वो हमने खा लिया। तो इस तरीके से हमारे अंदर कंसंट्रेट होकर केमिकल आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। कैसे? अब आप इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन द हायर एनिमल ऑन द फूड चेन। ठीक है, फूड चेन मतलब जान लो एक लेवल से दूसरे लेवल तक, ठीक, हायर कंसंट्रेशन में जब हमारे अंदर आता है, एनिमल के अंदर आता है, उसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अब बात करें हम बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ये जानते होंगे, जो मिट्टी में घुल जाए उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे फूड हो गया, जो खाना वाना वेस्ट बचता होगा वो लाजाक फेंक देते होगे, ये नहीं कि गाय को दे दूँ। तो जब आप मिट्टी में फेंक देते हो ना तो कुछ दिन बाद गायब हो जाता है, तो उसी को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, यानी कि जो मिट्टी में मिल जाए। ठीक, वुड हो गया, यानी कि ये जो लकड़ी उकड़ी होती है वो सब भी घुल मिल जाती है मिट्टी के अंदर। पेपर हो गया, वो सब भी घुल मिल जाती है। इसी तरीके से कई और चीज़ें हैं। बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल की, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो ना घुले मिट्टी में, जैसे पॉलीथीन हो गया। अब पॉलीथीन कहीं कहीं खो दिए ना, बहुत नीचे पॉलीथीन मिलने लगती है, यानी कि कई साल पहले उसमें दबी हुई होगी और आज तक है। तो जो पॉलीथीन होती है वो उसमें घुलती नहीं है, उसी को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। प्लास्टिक भी नहीं घुलता और भी इसी तरीके से कई और चीज़ नहीं घुलते। तो आप समझ गए होंगे जो चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम समझते हैं चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक। तो अब बारी आती है ग्रीन डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए ग्रीन डस्टबिन आप कहीं कहीं देखे होंगे, तो वो होता है बायोडिग्रेडेबल के लिए, यानी कि आप उसमें ऐसी चीज़ डालें जो कि बायोडिग्रेडेबल यानी कि मिट्टी में घुल जाती हो। तो ग्रीन डस्टबिन में आप जैसे कि खाना वाना डाल सकते हो और तो और ये सब जो केलक छिलका उलका होता है ये सब आप उसमें डाल सकते हो। दूसरा आता है ब्लू डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है, यानी कि कहीं आप ब्लू डस्टबिन देखें तो उसमें आप ऐसी चीज़ डालें जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि मिट्टी में ना मिले। जैसे कि मान लीजिए आपने चिप्स खाया तो उसकी पन्नी डाल दीजिए ब्लू डस्टबिन में, टॉफ़ी खाया तो उसकी पन्नी डाल दीजिए ब्लू डस्टबिन में। तो ग्रीन डस्टबिन ब्लू डस्टबिन जान के क्या होता है। अब हम समझते हैं ओजोन क्या होता है। देखिए ओजोन को हम O3 के नाम से भी जानते हैं। यह जो ओजोन होता है ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। हालांकि ये जो ओजोन होता है ये अर्थ से बहुत ऊपर होता है, इसलिए हमें कोई हानि नहीं पहुंचा पाता, लेकिन ये एक अच्छा काम भी करता है। यह हमें सूरज की गंदी किरणों से बचाता भी है। यह जो ओजोन होता है ना, ओजोन जो सूरज की गंदी किरण आती है, सूरज की गंदी किरण को कहते हैं यूवी रेज। अब यह यूवी रेज को अर्थ पे आने से बचाता है
और अगर यूवी रेज हमारे ऊपर पड़ गई तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। तब जो लड़कियां मेकअप वेकअप लगाती हैं ना कि सन से बच जाऊं, तो कुछ नहीं बच पाएंगी। तो अगर यूवी रेज जो है वो उसको रोकता है ये ओजोन, समझ गए। तो मेन मेकअप वही है, ओजोन। अब देखिए यह ओजोन बनता कैसे है। तो यह जो ओजोन होता है ना, देखिए जो सूरज की जब गंदी किरण आती है और जब वह ऑक्सीजन से ऊपर टकराती है ना, तो ऑक्सीजन को वो तोड़ देती हैं। जैसे O2 है, O2 को हम ऑक्सीजन कहते हैं, तो ऑक्सीजन OO में टूट जाता है। जब ऑक्सीजन OO में टूट गया तो ये जो एक सिंगल O है ना, यह जाकर कौनों दूसरे ऑक्सीजन से मिल जाता है। जब ये कौनों दूसरे ऑक्सीजन से जाकर मिल जाएगा तो O2 है, फिर एक O मिल जाएगा, यानी कि O3 बन जाएगा। तो ये O3 बन गया। O3 किसको कहते हैं? ओजोन को कहते हैं। तो हमारे अर्थ के ऊपर एक ओजोन की परत बन जाती है जिसको कि हम ओजोन लेयर कहते हैं। और यही ओजोन लेयर यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, सन की यूवी रेज से। अब आप जान गए क्या होता है ओजोन और कैसे बनता है और कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है। और देखिए आज के आधुनिक बढ़ते हुए जो जीवन हमारा है उसमें हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, ये फ्रिज उरिज हो गया। तो इन सब में से ना एक गैस निकलती है जिसका नाम है CFC, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है यह जाकर ओजोन लेयर में छेद कर दे रही है। यह जब ओजोन लेयर में छेद कर देगी तो हमारे ऊपर डायरेक्ट यूवी रेज पड़ सकती हैं सन की, तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि फ्रिज उरिज कम ही यूज करो। और तो और एक बार क्या हुआ था कि जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो ओजोन लेयर है वहाँ पर छेद हो गया था और वहाँ पर यूवी रेज आ जा रही थी, जिसके कारण बड़ा खतरा हो गया था। हालांकि अब ठीक हो गया है। तो रेफ्रिजरेटर फ्रिज कम यूज़ करिए। और यहीं पर आपका हो जाता है चैप्टर ख़त्म। तो यहाँ पर होती है वीडियो भी ख़त्म। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि वो थोड़ा कम फ्रिज उरिज यूज करे। गर्मी आ रही है लेकिन थोड़ा कम ही यूज करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।